बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज के एमसीक्यू। जो हमारी पीछे की 3 यूनिट्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्लास 12th की, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी। तकरीबन 8 से 10 मार्क्स का इसमें आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इंक्लूडिंग थ्योरी, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल सेक्शन और आपका एमसीक्यू सेक्शन। तो जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से एमसीक्यू सेक्शन चला रहे हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपका रिकॉल हो जाए और कुछ क्वेश्चनों की हमारी प्रैक्टिस हो जाए, तो आज हम इन 3 चैप्टरों के एमसीक्यू एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले 3 लेक्चर्स में हम नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग एंड एग्रीगेट डिमांड को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भैया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड बोल रहा है वो, तो सबसे पहले हमें पता है इसे बॉट बोलते हैं, शॉर्ट में हमने पढ़ रखा है। ये निकलता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स से। यस सर, हमने पढ़ रखा है। यानी कि हमने यह समझा हुआ है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम यानी कि गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा एक एमसीक्यू उन्होंने दिया है। उसने बोला है कि सर बॉट जो है वो -600 है, ठीक है, ये लो यहां रख दिया इसको। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज 500, ओके, माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया। अब आप आराम से सुनिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये -600 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और आपका आ जाएगा 1100 आंसर, ठीक है जी, 1100 करोड़। तो आंसर यहां पर 1100 करोड़ सी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, सही वाला सी बन गया। क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत सिंपल है, हमने पढ़ रखा है सर, आपने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि डिमांड कर्व जो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, जो हमारा चैप्टर है जिसमें हम एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो यहां पर लिखते थे हम रेट ऑफ एक्सचेंज, यहां पर लिखते थे हम डिमांड। इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग इनवर्स रिलेशनशिप। जब रेट बढ़ता है तो पब्लिक फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम कर देती है। तो इनवर्स रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी हो सकता था ऑप्शन अगर होता तो हमारा हो गया ए आंसर, ठीक है। उम्मीद यह की जाती है कि अब एग्जाम में 5 से 6 दिन बचे हैं, तो आपने पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर रखा होगा, तो आपको ये एमसीक्यू सेक्शंस जो हैं बहुत बेटरली समझ में आएंगे। चलिए 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड में इनमें से कौन सी कैटेगरी को हम रिकॉर्ड करते हैं। अभी 2 मिनट पहले मैंने क्वेश्चन करवाया, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर गुड्स को करते हैं और गुड्स को ही हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, विजिबल आइटम्स में। यस, ए, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यूजेस द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम है बेटा, बी, डबल एंट्री सिस्टम। सर कैसे, ये भी तो समझाइए। आपने समझा होगा, इसमें हम 2 ऑप्शन यूज करते हैं, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, पैसा आता है क्रेडिट करते हैं, पैसा जाता है डेबिट करते हैं। मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से याद करवाया, पैसा आना कम, सी से क्रेडिट कर दो, पैसा जाना कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डी से डेबिट कर दो, ठीक है जी। तो 2 डबल सिस्टम का कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द रेजिडेंट्स हुज मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम इंक्लूड, ठीक है। देखो गवर्नमेंट का भी रिकॉर्ड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है, गवर्नमेंट एजेंसीज का भी करता है, इंडिविजुअल्स का भी करता है, फर्म्स का भी करता है। तो इट मींस ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। देखिए जी, गिफ्ट्स की बात हो रही है, हमें गिफ्ट्स रिसीव हुआ है आउटसाइड द कंट्री से। गिफ्ट है तो यानी कि गिफ्ट्स इज वन काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, ट्रांसफर हो गया। यानी कि हम इसको यह भी बोल सकते हैं, हमने पढ़ा हो यूनिलेटरल। यूनिलेटरल ट्रांसफर जो रिकॉर्ड होता है, सबसे पहले यह बात हमें समझ में आ रही है कि यह रिकॉर्ड होता है करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है जी। करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो ये एक्टिविटी करंट अकाउंट की और हमें रिसीव हो रहा है, तो पैसा प्लस होगा यानी कि क्रेडिट होगा। अब आप देख लीजिए ऑप्शन क्या सही बन रहा है, करंट और क्रेडिट, करंट और क्रेडिट, डी ऑप्शन सही लग रहा है, करंट और क्रेडिट। करंट अकाउंट की एक्टिविटी है और पैसा आ रहा है, हमें रिसीव हो रहा है, तो हम क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है सर। अब आ जाइए 7 पे, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 7 और 8। द इंटरेस्ट अमाउंट, ध्यान से समझिएगा, द इंटरेस्ट अमाउंट ऑन डिपॉजिट फ्रॉम अ
फॉरेन बैंक द इंटरेस्ट अमाउंट ऑन डिपॉजिट फ्रॉम अ फॉरेन बैंक इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, ठीक है, बिकॉज इट, ओके, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नहीं ये नहीं है, विजिबल कोई गुड्स का काम नहीं हुआ, कोई सर्विस नहीं है, ध्यान से समझिएगा, कोई ट्रांसफर रिसिप्ट भी नहीं है क्योंकि आपने पैसा डाला है तब इंटरेस्ट आया, एंड इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक इनकम है हमारी अब्रॉड से। देखो दिमाग लगाओ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, यहां पर कोई ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, फ्री का कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं है, इंटरेस्ट तब आया हमने कुछ पैसा दिया होगा तो आया है, तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी है, ठीक है, लॉजिकली समझना है। इज एन एग्जांपल ऑफ, इसमें से कौन सा एग्जांपल है कैपिटल रिसिप्ट्स का? कैपिटल रिसिप्ट्स एक ऐसी रिसिप्ट्स होती है कि पैसा आता है, हमारी एसेट्स चली जाती है और हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ठीक है जी। एक ऐसी वो होती है एक्टिविटी कि कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट्स होती हैं जिसके पैसा आने से हमारी एसेट्स वॉल्यूम कम हो जाती है और लाइबिलिटीज हम पे चढ़ जाती हैं। तो आप देख लीजिए, एस्चीट नहीं है बेटा, इसका मतलब होता है, मैं बता देता हूं आपको, एस्चीट जो होता है मेरे भाई वो ये होता है कि कोई प्रॉपर्टी है, उनका कोई वारिस नहीं है, तो डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट खाते को मिल जाती है, तो गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है, लेकिन इसमें एसेट्स और लाइबिलिटी गवर्नमेंट की इफेक्टेबल नहीं हो रही है। इंटरेस्ट भी नहीं है। बोरोइंग, बोरोइंग का पैसा जब गवर्नमेंट के पास आता है, गवर्नमेंट ने यूएस से 500 करोड़ रुपए बोरो करे, पैसा रिसीव हो गया, लेकिन हमारी लाइबिलिटीज बढ़ गई, तो बोरोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, सी, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यूनियन बजट इज द बजट ऑफ, ठीक है, यूनियन बजट इज द बजट ऑफ, बहुत सिंपल, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी साहब का, ठीक है जी। स्टेट लेवल पर भी बनता है लेकिन वो छोड़ देते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी बनाती है, लेकिन हमें अच्छे से याद रखना है यूनियन बजट इज द बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। डैश रेवेन्यू एंड डैश रेवेन्यू आर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर मेरे भाई दो आते हैं, टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। अच्छे से पढ़वा रखा है, नोट्स फॉलो करिए हमारे। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के अंदर मेरे भाई आपको पढ़ा रखा है, एस्चीट आता है, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा क्या एस्चीट आता है, फाइन आता है, परमिट आता है, फीस आता है, ये सब लिखवा रखा है। तो ये है हमारा टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। तो ऑप्शन हो गया बोथ ए एंड बी, यानी कि सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्ट, ध्यान से पढ़िए यहां से क्वेश्चन, जिसके बर्डन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। तो बेटा किसके बर्डन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते? डायरेक्ट टैक्स के बर्डन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिस इंसान पे लगता है उसी को पे करना पड़ता है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स इसके एग्जांपल होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। इफ द गवर्नमेंट, ध्यान से समझिएगा, इफ द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स रिसीप्ट्स, कम है, रिसिप्ट्स कम हुई है सरकार को, आर लेस देन एक्सपेंडिचर, तो मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो हम घाटे में चले गए, यानी कि हमारा बजट जो है वो कौन से फॉर्म में चला गया? डेफिशिएट बजट हो गया। भाई बहुत सिंपल है, और इंडिया में हमेशा डेफिशिएट बजट ही पाया जाता है। इंडिया में हमेशा कौन सा बजट पाया जाता है? डेफिशिएट बजट पाया जाता है। एंड इट इज गुड फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो ज्यादा एक्सपेंडिचर का मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा वर्क कर रही है, ऐसा माना जाता है, ये बोला जाता है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे तो नेगेटिव बजट जो होता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट बजट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई 1% डाउट नहीं है। अभी आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से आपने रिसेंटली देखा होगा, फरवरी में निर्मला सीतारमण ने बजट दिखाया अपना, ठीक है। तो बजट दिखाया, उसमें सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बातें की गई हैं, देश को कैसे डेवलप किया जाए। और हर गवर्नमेंट के यूनियन बजट में यही मेन टास्क होता है कि हम अपने देश को कैसे डेवलप करें। ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव नोट्स में भी लिखा हुआ है, सी वाला, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि इक्वालिटी पॉइंट कैसे लेकर आए अपने देश के अंदर, हम इक्वालिटी पॉइंट कैसे लेकर आए, अमीर और गरीब के बीच में कैसे एक बैलेंस पॉइंट लाए। तो इसके बारे में हमने आपको रीडिंग भी पढ़ा रखी है कि अमीर सेक्शन पे ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा और पुअर सेक्शन को सब्सिडी दी जाएगी। बैलेंस रिलीजन डेवलपमेंट, कि रूरल साइड भी डेवलप हो, अर्बन साइड भी डेवलप हो, ये सारी बातें सही है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी आ सकता है इसमें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट एक्टिविटीज आ सकता है, सब ये गवर्नमेंट बजट के पार्ट होते हैं। तो डी, ठीक है जी, कि बैलेंसिंग डेवलप्ड हो, रूरल साइड भी डेवलप हो और हमारा अर्बन साइड भी डेवलप हो। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। व्हाट डज अ गवर्नमेंट बजट रिप्रेजेंट? ओके, क्या रिप्रेजेंट करता है?
फर्स्ट डे जब मैंने इसको आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया था, पहली डेफिनेशन में ये लिखवाया था, गवर्नमेंट बजट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स ड्यूरिंग अ वन फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर, और एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, ठीक है। एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है सी, अनुमानित यानी कि एस्टिमेटेड। प्राइमरी डेफिशिएट पीडी, प्राइमरी डेफिशिएट निकलता है हमारा पीडी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो पीडी निकालने के लिए हमें एफडी माइनस आईपी, ये फॉर्मूला होता है, फिजिकल डेफिशिएट इज इक्वल, सॉरी, प्राइमरी डेफिशिएट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब आप सुनिए क्या बोल रहा है वो, फिजिकल डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी 0, ठीक है, ये 0 आ रहा है, ठीक है, सॉरी, प्राइमरी डेफिशिएट, ध्यान से पढ़ते हैं, प्राइमरी डेफिशिएट इन अ गवर्नमेंट बजट, ये रहा पीडी 0, व्हेन, तो ऐसा कब होगा, जब मान लीजिए, एक इमेजिनेशन है भाई, ध्यान से मान लेते हैं कि फिजिकल डेफिसिट भी 500 करोड़ रहा हो और इंटरेस्ट पेमेंट भी हमारा कितना रहा हो, 500 करोड़, तो ये आ गया 0 इधर। तो ये वाला एक ऑप्शन कहां पर है देख लेते हैं, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, यस 500 सही है भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है। व्हाट डज द फिजिकल डेफिसिट रिलेट टू अंडर द गवर्नमेंट बजट, मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, एफडी इज इक्वल टू बोरोइंग, एफडी इज इक्वल टू बोरोइंग, एफडी इज इक्वल टू बोरोइंग, सी, ठीक है। 16 नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं 17 पे। विच ऑफ दीज मेजर्स, इनमें से कौन सा सही है, एक्यूरेट है प्राइमरी के लिए, हमने फिर से पढ़ा हुआ है यार, पीडी इज इक्वल टू एफडी माइनस आईपी, ठीक है जी, पीडी इज इक्वल टू एफडी माइनस आईपी। अब जरा चेक कर लेते हैं प्राइमरी के लिए इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन सही बैठ रही है, फिजिकल माइनस आईपी, आप देख सकते हैं डी सही बैठ रहा है बिल्कुल, ठीक है जी, ये रहा लिंक हो रहा है, ठीक है जी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। चलिए 18 नंबर पर आते हैं, 18, 19, 20 तीनों एक साथ निकाल देते हैं। चलिए, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विच ऑफ दीज कैपिटल रिसिप्ट्स, मैं फिर से बता रहा हूं, पैसा आता है एसेट्स जाता है, कैपिटल रिसिप्ट्स होता है एसेट्स कम, और पैसा आता है कोई ना कोई लायबिलिटीज हम पे चढ़ जाती है, बढ़ गया, ठीक है। टैक्स नहीं होता, टैक्स रिसिप्ट जो होता है वो रेवेन्यू का पार्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, ठीक है सर। डिविडेंड भी रेवेन्यू का पार्ट होता है, एक्सटर्नल गिफ्ट्स कोई ग्रांट्स आ रहा है ये भी रेवेन्यू का पार्ट होता है। डिसइन्वेस्टमेंट सी, जब गवर्नमेंट अपनी कोई एसेट्स को सेल करती है और सामने वाले से पैसा लेती है तो इसे हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब हमारी एसेट चली गई, हम पे पैसा आया, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, रिसिप्ट तो हुआ लेकिन एसेट्स कम हो गई, तो ये बात इससे लिंक हो रही है, ठीक है। व्हेन देयर इज एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार देख लेते हैं अच्छे से। एप्रिसिएशन हुआ है भाई, तो आप ध्यान से समझिए, एप्रिसिएशन का मतलब होता है सर $1 अचानक से 60 रुपीज से पहुंच गया 55 रुपीज, ये एप्रिसिएशन का केस है, ठीक है जी, ये एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यानी कि इंडिया की करेंसी का एप्रिसिएशन है, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे बेटा, हम इंपोर्ट बढ़ा देंगे। सर कैसे, मतलब समझा नहीं मेरे भाई, सुनो, क्यों नहीं बढ़ाएंगे इंपोर्ट, पहले ये पेन में मंगाता था बाहर से $1 का यानी कि 60 रुपए देने पड़ते, अब मंगाऊंगा तो 55 देने पड़ेंगे, तो इंपोर्ट्स जो है हमारे लिए वो चीपर हो रहा है, सस्ता पड़ रहा है, तो ज्यादा मंगाएंगे। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है वो इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टली, गलत। एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर, ये भी गलत है, ये तो कुछ है ही नहीं, नो इंपैक्ट वाला। इंपोर्ट बिकम चीपर, ये इंफॉर्मेशन यहां पर बिल्कुल सेट बैठ रही है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के बेसिस पर ये शायद। इफ 120 रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाय $1 इंस्टेंट ऑफ 100, मतलब 100 की जगह अब हमें 120 रुपए देने हैं, यानी कि पहले $1 जो था वो 100 रुपए का था और अब जो है $1 कितने का हो गया है, अचानक से $1 पड़ रहा है हमको 120 रुपए का, ठीक है। तो इट इज अ केस ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, इट इज अ केस ऑफ डेप्रिसिएशन, वैल्यू बढ़ गई, डेप्रिसिएशन। तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, डोमेस्टिक करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड, ये इंफॉर्मेशन सही है, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट नहीं हुई है मेरे भाई।
अब ऐसे केस में रुपी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट विल बी इंक्रीज, इंपोर्ट बिल विल बी इंक्रीज। ओके, अब अगर हम ऐसे केस में इंपोर्ट कराते हैं तो हमें महंगा पड़ेगा, एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि 100 रुपए वाला पेन हमें देना पड़ेगा 120 रुपए का, तो इंपोर्ट कम भी करूंगा। तो एक तो बी ऑप्शन सही है, और रुपी वैल्यू ऑफ बिल जो पे करना था 100 की जगह 120 पे करना पड़ेगा इंपोर्ट का, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है हमें कि बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि डी। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है यार, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयारी करवाई है, बहुत ही अच्छे से ऑफलाइन में, कि भाई कैसे हमने एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझा था। ठीक, अब आता है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अ सोर्स ऑफ, जब विदेशी कंपनियां हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करती हैं उसे हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन शॉर्ट हम इसको एफडीआई बोलते हैं। मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है कि भाई जब बाहर की कंपनियां यहां पर आकर हमारे प्रोजेक्ट्स में पैसा डालती हैं, इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, प्रोजेक्ट्स लगते हैं, एफडीआई बोलते हैं, तो हमें विदेशी करेंसी की प्राप्ति होती है, तो सप्लाई होती है फॉरेन करेंसी की। तो ये हो गया हमारा बी पॉइंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बेसिस ऑन डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस को क्या हम मार्केट फोर्सेस नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हो सर, मार्केट फोर्सेस। तो ऑप्शन हो गया सी। क्लियर? तो हमेशा की तरह आज हमने पूरी इसको कंप्लीट करा है, और देख लेते हैं। अब जो मैं हमेशा बताता हूं, अगर आप में से किसी भी बच्चे को XYZ को किसी भी, चाहे आप हमारे से ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, नहीं लेते थे, कभी नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी डाउट हो अपने इको एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अपने डाउट को बेझिझक क्लियर कर सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार का इको में कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, या किसी भी प्रकार का मटेरियल की आवश्यकता हो, चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड होना हो, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको होल द सिलेबस वीडियोस चाहिए हो तो भी आप मेरे को मैसेज करके ले सकते हैं। कोई मतलब नहीं है कि आप पहले हमसे पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, या फर्स्ट टाइम देख रहे हो। मोटिव एक है कि आपका एग्जाम अच्छा होना चाहिए, आपके मार्क्स बूस्ट होने चाहिए, अच्छा रिजल्ट आए, बस यही एक टारगेट है। चलिए, गुड बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे। अब हम शुरू करेंगे 17 को, जब हमारा एग्जाम है, एग्जाम से पहले हम इंडियन इको को खत्म करेंगे। अब जैसे हमने ये पूरी मैक्रो के एमसीक्यू करे, कुछ सीखा, अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया, अब हम इंडियन इको करेंगे। 3 लेक्चर्स के अंदर पूरे इंडियन इको के भी एमसीक्यू निपटाएंगे। तो नेक्स्ट में जब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 एंड 3 का कंबाइंड में एमसीक्यू निपटाएंगे फटाफट से। फिर उसके बाद वाले में 3 चैप्टर, फिर उसके बाद वाले में 3 चैप्टर, ऑलमोस्ट इसमें खत्म हो जाएगा आपका। चलिए, गुड बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे।